नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम गणित विषय को पढ़ रहे हैं। गणित विषय में हमारी 24 कक्षाएं समाप्त हो गई है। 24 कक्षाओं में हम कई महत्वपूर्ण जो हमारे विषय होते हैं उनको हमने पढ़ा भी है, ख़त्म भी किया है। आज ये हमारी 25वीं कक्षा है और आज का जो हमारा विषय है वो एक नया विषय है जो गणित से ही संबंधित है। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन जिसे हम कहते हैं, उस पर उसके जो प्रासंगिक आयाम होते हैं उसको देखते हुए हम पूर्व में पूछे गए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को 1 से 2 कक्षाओं में समाप्त करेंगे। सरलीकरण करने का भी तरीका होता है। जो संक्रियाएं हमें दी जाती है प्रश्नों में, उसको हल करने का सामान्य नियम होता है। सामान्य नियम में हम देखेंगे प्रश्न जिसे हम संक्रियाएं कहते हैं, हल करने के लिए जो गणितीय चिन्ह होते हैं को निम्न क्रमानुसार हल करते हैं। जो सरलीकरण में हमारी संक्रिया दी रहती है उसको निम्न क्रमानुसार हल करते हैं। ये क्रम क्या है हमारा? ये क्रम क्या है? सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को लेते हैं, उसके बाद कोष्ठक को लेते हैं, उसके बाद आफ या का को लेते हैं, उसके बाद भाग जिसे अंग्रेजी में डिवीज़न कहते हैं को लेते हैं, उसके बाद गुणा मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जोड़ एडिशन, उसके बाद घटाना सब्सट्रैक्शन को लेते हैं। ये जो प्रश्न दिया रहता है सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का, हर परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन अगर करने का तरीका हमें नहीं मालूम रहेगा तो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो जो प्रश्न हल करने की, संक्रियाओं को हल करने के लिए जो गणितीय चिन्ह हैं उनको निम्नानुसार व्यक्त करते हैं। उसी के अनुसार एक एक करके हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। इसे कई किताबों में आप देखेंगे ऐसे लिखा जाता है, इसको ब्रैकेट्स कहते हैं। बार्डमास का नियम से हम इसे जानते हैं। बार्डमास ये क्रम होता है ऐसे, बी से इसके तरफ। बी से हमारा क्या होता है, इसमें हमने लिखा है बी फॉर ब्रैकेट्स ओ ऑफ डी डिवीज़न, एम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और ए सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन। ये हो गया। अब देखिए
हम कुछ उपयोगी चिन्हों को भी यहाँ पे देखते हैं। कोष्ठक, अब कोष्ठक में रेखा कोष्ठक इसे कहते हैं। जैसे कोई 8 गुणे 5 है तो ये ऊपर वाला जो है इसे क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक। तो ये छोटा कोष्ठक, ये मझौला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक होता है। कोष्ठक में 4 श्रेणियां होती हैं। सबसे पहले अगर कोष्ठक की बात करें तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक के अंदर जो चीज़ें रहेंगी उनको, उसके बाद मझौला, उसके बाद बड़ा, उसके बाद आफ का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद धन, उसके बाद ऋण। इसे भाग, गुणा, धन और ऋण, ये हमारे कुछ साइन हैं जो सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में इसकी उपयोगिता है, इसलिए हमने इन सब चीज़ों को भी लिखा और आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। पहला ये पार्ट है, उसमें एक और या 2 और वीडियोस को लेंगे क्योंकि इसमें वेराइटीज़ ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो ढेर सारे होते हैं। इसी को ध्यानगत रखते हुए प्रत्येक परीक्षाओं में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने पहले देखा कि सॉल्व करने की संक्रिया क्या, अब इसका महत्व क्यों है। अब देखिए एक छोटा सा प्रश्न देखिए आप, 1 ऋण 1 गुणे 1 भागा 1। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो अगर हमें तरीका नहीं मालूम है तो ये प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले हम तरीका नहीं मालूम है तो 1 से 1 को कटा दिए, अगर फिर तरीका नहीं मालूम है 1 से 1 कटा दिए, हमारा शून्य हो गया, पूरा समीकरण कितना हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, शून्य आ गया। इसी को अगर हम इस हिसाब से जो हमारा प्रश्न सॉल्व करने का तरीका है, मेथड है, संक्रियाओं को हल करने के लिए जो गणितीय चिन्ह हैं उनको क्रम अनुसार सॉल्व करेंगे तो ये हमारा प्रश्न 1 - 1 गुणे 1 भागा 1। इसमें क्या होगा, सबसे पहले भाग वाली संक्रिया करेंगे, ये ऑफ है नहीं तो 1 - 1 गुणे 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 होगा। फिर आगे हमारा क्या होगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, तो 1 - 1 0। ये सॉल्व करने का ये तरीका है, ये तरीका गलत है। ऐसे ही अब हम आइए आगे बढ़ते हैं। अगर ये आप लोग देख लिए हैं तो आगे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में ये बदमाश होता है। हम लोग पढ़े हैं कि काके क्रिया प्रथम करो तापी छेदो, देख लिए हम लोग, जो का की क्रिया प्रथम करो ता पीछे दो भाग, ता पीछे मतलब भाग दे दो, गुणा करो, लाल सी से लिख रहे हैं, धन जोड़ दो, ऋण को 2 घटाए। दिया है कि काके क्रिया प्रथम करो तापी छेदो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को 2 घटाए। यही हमारा बॉडमास का फार्मूला है। काकी क्रिया प्रथम करो, उसके बाद क्या करो, भाग दो, गुणा करो, फिर जोड़ दो, ऋण को दियो घटाए, उसके बाद जो बचा ऋण घटा दिया गया। आइए कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर। देखिए भाई 2 प्रश्न हैं ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करना है। ये पहला, ये दूसरा। सिंप्लीफिकेशन हम जानते हैं कि हल करने का क्या तरीका है, बॉडमास पढ़े हैं अभी जस्ट पीछे। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को नोट डाउन करेंगे। क्या लिखा है, 72 भाग 9 का 1/3 धन 2/3 गुणे 1 सही 1/2।
बराबर। ठीक, अब बराबर यहाँ पे लिखेंगे 72 का, पहले सबको बटे में लाएंगे, इसको भी 72 भागा 9 का 1/3 धन 2/3 गुणे 1 2 2 1 3/2। अब आगे क्या करेंगे, काके क्रिया प्रथम करो, तो 72 भागा का मतलब क्या होता है, गुणा, कटा देंगे, 3 हो जाएगा, 72 भागा 3 धन 2/3 गुणे 3/2, ताप पीछे 2 भाग, फिर हम क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे, तो 72 में 3 से भाग देंगे तो 24 धन 2/3 गुणे 3/2, ताप पीछे गुणा करो, धन जोड़ दो, गुणा करेंगे उसके बाद जोड़ देंगे, ऋण है नहीं तो बात ही खत्म। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 बचा, तो ये हमारा 24 धन 1 बराबर 25 हमारा आंसर हुआ। देखिए प्रश्न को करने का सीधे सटीक बॉडमास फार्मूला हम अभी पढ़े हैं। क्या करना है, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं तो इसको छोड़ देंगे, ओ फॉर ऑफ, ऑफ यहाँ है तो सबसे पहले ऑफ मतलब का गुणा होता है, तो 9 में 3 से 1/3 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 बचेगा, यहाँ 3 आ गया, धन ऐसे ही एज इट इज। उसके बाद क्या करेंगे, डी फॉर डिवीज़न, भाग देंगे, तो 72 भागा 3 कितना आया, 24 धन 2/3 गुणे 3/2। उसके बाद ए एम फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, 2/3 गुणे 3/2 1 आ गया। अब उसके बाद ए फॉर एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ेंगे, तो 24 धन 1 बराबर 25। ये हमारा अभिष्ट संख्या कितनी आ गई, 25, यही हमारा आंसर हुआ। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न में क्या करना है, ये जो हमारा दिया है इसके जगह पे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क इसे कहते हैं, इसके जगह पे क्या होगा, तो हम मान लिए इसमें भी माना a बराबर x, तो इसके जगह पे x लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम हल कर रहे हैं तो पहले प्रश्न को उतारेंगे, 2 सही 1/2 धन 3 सही 1/4 धन x धन 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 5/12। इसको साधारण भिन्न में बदलने का तरीका, p/q के फॉर्म में लाने का तरीका क्या है, सही और अंश का गुणा करके जितना अंश होता है उसमें जोड़ देते हैं, वो अंश में पार्ट आ जाता है। तो 2 दूनी का 4 और 1 5। देखिए कैसे, आपको फिर समझाते हैं। 2 दूनी का 4, 2 गुणे 2 धन 1/2 धन 3 चौका 12, 3 गुणे 4 धन 1/4 धन ये हमारा x, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, ये हमारा x, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद यहाँ पे धन हमारा हुआ, कितना हुआ, 2 3 6 1 7/3 बराबर 13 गुणे 12 धन 5/12। देखते जाइए, बराबर 2 दूनी का 4, 5/2 धन 13/4 धन x धन 2 3 6 7/3 बराबर 156 और 5 161/12। 13 में 12 से गुणा करेंगे तो 156 आएगा, ठीक है। तो 156 में 5 जोड़ेंगे 161/12 आएगा। अब क्या करेंगे, या तो सबसे पहले इसको हटा के इन सब चीज़ों को इधर लेते आएंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये सब प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो सब क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। जब पक्ष बदलता है, इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड। तो कोई भी संख्या जब धन उसके आगे है साइन, तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में जाएगी तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तब हम यहाँ लिखेंगे बराबर x बराबर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 161/12 माइनस 5/2 माइनस 13/4 माइनस 7/3। अब सबका एलसीएम कितना होगा, 12। तो 161 माइनस 6 5 6 बार गया तो 6 5 30 माइनस 4 में से 12 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 13 3 39
माइनस 4 सत्ते 28। अब क्या करेंगे, ऋण वाले को जोड़ लेंगे और धन में से घटा देंगे। तो अब देखिए कितना आया, 161 माइनस 9 8 17 हासिल 1 3 3 6 3 9 97/12। अब घटा के कितना आएगा, 11 में से 7 को कम करेंगे 4 आएगा, और यहाँ पे 15 में से 9 घटाएंगे 6 आएगा, 64/12। इसको भी घटाएंगे 4 से तो 16/3। इसको क्या लिख देंगे, 5 सही 1/3 हमारा आंसर आया। इसलिए x इज इक्वल टू 5 सही 1/3। देखिए कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करते हुए चले जाना है। हमने क्वेश्चन मार्क जो दिया है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि इसके जगह पे क्या भरा जाएगा। तो हमने क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू x माना, चीज़ों को ऐसे ही सॉल्व करते गए। इसको 2 सही 1/2 को हमने कैसे लिखा, 5/2 लिखा। 3 सही 1/4 को हमने 13/4 लिखा। x वैसे ही है 2, यहाँ पे 2 सही 1/3 को हमने 7/3 लिखा, और 13 सही 5/12 को 161/12 लिखा। ये लिखने का ये तरीका होता है। कैसे इसको लिखते हैं, 2 में 2 से गुणा कर देंगे और अंश जोड़ देंगे, और वो पूरी जितनी संख्या आएगी वो कहाँ रहेगा, अंश में हर सेम रहेगा। हरदम बराबर रहता है, अंश का ही मान परिवर्तन होता है, लेकिन पूरी भिन्न का मान नहीं परिवर्तित होगा। केवल लिखने में इसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। किस p/q के फॉर्म में लिखते हैं। हम पिछली कक्षाओं में इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने क्या किया, अगर कोई भी, देखिए यहाँ समझिए, ये 2 पक्ष हमारा होता है, ये राइट मान, ये लेफ्ट हैंड साइड इधर दाहिने हाथ के बाएं हाथ की तरफ, और दाहिने हाथ की तरफ राइट हैंड साइड। अगर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और अगर भाग है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यही ये फार्मूला होता है। और सेम रिवर्स में भी यही सब चीज़ें होती हैं। रिवर्स में भी अगर राइट हैंड साइड में माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा। राइट हैंड साइड में प्लस का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। राइट हैंड साइड में डिवीज़न है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा लेफ्ट हैंड में जाके, और राइट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो जाके क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। यह हमारा सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत कहता है। उसी सिद्धांत पर इस प्रश्न को हमने हल किया। 161 में से 97 को घटाया, 12 आया। एलसीएम निकालने का तरीका आप लोगों को मालूम ही है, हम पिछली कक्षाओं में एलसीएम और एचसीएफ की बात कर चुके हैं। 4 कक्षाएं हुई हैं, बहुत विस्तृत हुई हैं। दशमलव की भी कक्षाएं हो चुकी हैं। तो हम 161/12 माइनस 5/2, ये 1 2 3 तीनों चला गया। एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी, तो इसको एक पक्ष में रख लिए लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये क्या हो जाएगा, -5/2 हो गया, ये -13/4 हो गया, और ये -7/3 हो गया। 12 2 4 3 का एलसीएम 12 निकला। हमने भाग गुणा करके इन चीज़ों को फाइंड आउट किया। हमारा आंसर कितना आ गया, 64/12 आया। 4 से हमने डिवाइड कर दिया तो 16 बार गया, ये 3 बार गया। 16/3 को हमने 5 से 1/3 में लिखा। यही हमारा आंसर हुआ। पहला प्रश्न हमने ऐसे किया, दूसरा प्रश्न ऐसे किया। आप लोग देखिए। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको नीचे से सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को तुरंत सॉल्व होता है। देखिए कैसे, पहले ये एलसीएम लिए तो हुआ, यहाँ कितना हो गया, 4 में से 1 गया, 3/2। इसको फिर देखिए कैसे लिखेंगे, 1/2 धन 1/2 धन 1 ये कितना हुआ, इसको किए हैं ना, तो एक तो अंश में हमारा है ही, ध्यान से देखिए। तो कितना हो जाएगा, 3/2। अब ये आगे जाएगा, जैसे ये वाला हमारा फॉर्म है, 1/3/2 को हम क्या लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, हर जो हो जाता है अंश में, और जो अंश होता है वो हर में आ जाता है, ये ऐसे। तो इसको हमने क्या लिखा, बराबर 1 पूरे का बटा 2 धन 1/2 धन, अब ये क्या हो जाएगा, 2/3 ऐसे, ठीक। और फिर अब हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, तो 3 हो गया, 2 3 6 धन 2 8/3। अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, बटा 8/3 बराबर, देखिए 1/2 धन 1/8/3। अब 8/3 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। तो इसको फिर देखिए, 1/2 धन 3/8। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 8 होगा, और 2 8 16 धन 3 19 19/8।
1 कितना हो जाएगा 19/8। अब इसको क्या लिख देंगे 8/19। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। समझिए कैसे करना है, इसको नीचे से सॉल्व करना है। ये तो हमारा प्रश्न ही है, यहाँ तक तो हमारा प्रश्न ही है। अब इसको सॉल्व, ये हमारा प्रश्न है, इसको सॉल्व किए तो पहले इस पोर्शन को आपको ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, इस पोर्शन को हमने सॉल्व किया, इस वाले पोर्शन को, ठीक, इस वाले पोर्शन को सॉल्व किया तो ये एक तो है ही, तो ये हमारा फिर यहाँ पे सॉल्व किए तो ये ऐसे ऐसे आया, ये तो 2 हमारा था ही, ये 1 है तो यहाँ पे ये 1 है, इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आया 3/2 है। तो अब ये अगले में क्या जाएगा 2 धन, ये अंश है हमारा और ये हर में है तो हर में 3/2। इसका मतलब क्या होता है भाग होता है, तो भाग में क्या होता है चीज़ें पलट जाती हैं, मतलब हर जो होगा वो अंश में हो जाएगा और अंश हर में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 2 धन 2/3। अब इसको हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या बचा, ये वाला 1 है 1 और ये 8/3 और ये वाला 2 है, फिर ये 8/3 क्या हो जाएगा 3/8। अब ये 2 वाला, अब फिर हम यहाँ इसको सॉल्व कर दिया, अब इसको सॉल्व किए तो हमें कितना मिला 19/8। अब ये 1 ऊपर है, ये 1 बड़े वाला, उसके बाद इसको हम सॉल्व किए तो यही हमारा आंसर आया, अभिष्ट आंसर यही आया। आइए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि 14 पेन तथा 17 पेंसिलों का कुल मूल्य 146 रुपया है। 17 पेन और 14 पेंसिलों का कुल मूल्य 164 रुपया है। 3 पेनों का मूल्य कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, ऐकिक नियम से करेंगे इस प्रश्न को। देखिए हल, माना एक पेन का मूल्य 100 रुपया तथा एक पेंसिल का मूल्य y रुपया है। अब प्रश्नानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या है भाई? प्रथम शर्त क्या है कि 14 पेन और 17 पेंसिलों का कुल मूल्य 146 रुपया है। तो 14 पेन का 14x धन 17y बराबर 146, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ। अब द्वितीय शर्त अनुसार क्या है, दूसरी शर्त इनकी क्या है भाई? देखिए कि 17 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य 164 रुपया है। तो 17x धन 14y, पेंसिल का मूल्य y माने हैं 164 रुपया, समीकरण 2। अब क्या हमें ज्ञात क्या करना है? अब ज्ञात करना है 3 पेन का मूल्य कितना होगा। 3 पेन का मूल्य हमें ज्ञात करना है। अब देखिए अब कैसे ज्ञात करेंगे, जब x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हमें चाहे कुछ भी पूछे हम बता ले जाएंगे। तो इसको x और y की वैल्यू को मतलब फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक बार समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे और एक बार समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। देखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो यहाँ लिखेंगे 14x प्लस 17y बराबर 146 और 17x प्लस 14y बराबर 164। जोड़ेंगे तो जोड़ में चिन्ह जोड़ है तो जोड़ ही हो जाएगा। तो हो जाएगा 31x धन 31y बराबर 310 रुपया। हाँ, अब यहाँ देखिए जोड़ा गया 31x धन 31y बराबर 310 रुपया आया। 31 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 310 रुपया। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10 रुपया। ये हमारा समीकरण 3 हुआ। अब पुनः क्या करेंगे, पुनः समीकरण
2 में से 1 को घटाने पे, एक बार हमने जोड़ा और एक बार घटाया। एक बार जोड़ने पे हमें एक नया इक्वेशन क्या मिला, x + y = 10 रुपया। अब 2 में से 1 को घटाएंगे। अब लिखिए 17x + 14y = 164 रुपया और 14x + 17y = 146 रुपया। अब घटाएंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 3y = +18 रुपया। यहाँ पे 18, तो x - y बराबर, ये 3 कॉमन है तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 रुपया। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पे, यहाँ पे देखिए समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ेंगे भाई, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि एक पेन की कीमत x रुपया माने है और इसमें 3 पेन की कीमत प्राप्त करना है। तो x की वैल्यू, अगर यही y की वैल्यू फाइंड आउट करना होता तो इसको घटा देते। तो देखिए 3 क्या है, x + y = 10 रुपया, और यहाँ पे चौथा समीकरण क्या है, x - y = 6 रुपया। जोड़ने पे ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, ये 2x, ये प्लस माइनस कट गया, बराबर 16 रुपया। इसलिए x बराबर कितना हो गया, 8 रुपया। इसलिए 3 पेन का मूल्य बराबर 3x, और x की वैल्यू कहाँ है रुपया में, 8 रुपया। तो 3 × 8 बराबर हमारा क्या आ गया, 24 रुपया आंसर आ गया।